हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीमेन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ जीमेन इफेक्ट एंड देन वी विल स्टडी क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमेन इफेक्ट। सो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 1। और ये क्या है? एटम इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये हमारी जो यूनिट है दैट इज़ एटम इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अभी तक हमने जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से पढ़ लिया है। तो उसमें हमने जो है एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हमें अच्छी तरह से पता है कि एमिशन स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है। तो जो जीमैन थे उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एटम को जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और उसी एटम को जो है बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो थी तब रखा। और दोनों टाइप से जो है उन्होंने जो है एमिशन स्पेक्ट्रा उन्होंने स्टडी किया। तो जो उन्होंने एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी किया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने देखा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी वो फर्दर जो है अपनी कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो गई थी। तो उस फिनोमिना को इन्होंने नाम दिया जीमेन इफेक्ट। तो द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइंस विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमेन इफेक्ट। यानी कि जब उन्होंने जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एटम को रखा और एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो उन्होंने देखा हर लाइन जो है फर्दर जो है कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो गई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे इन्होंने नाम दे दिया था जीमेन इफेक्ट। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि जो फ्रीक्वेंसी की जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी ना कहीं जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही थी। और आप ये भी कह सकते हो जो फ्रीक्वेंसी की हमें लाइंस मिल रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट जो जितनी आप स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई कर रहे थे उसी अकॉर्डिंग जो है हमारी जो है फ्रीक्वेंसी जो है लाइंस की हमें मिल रही थी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें कब मिल रही थी? जब हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई कर रहे थे। तो ये उन्होंने जो है सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने की। तो ये हमारे पास जो था जीमेन इफेक्ट है हमारे पास। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, होना क्या चाहिए था कि हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एमिशन स्पेक्ट्रा में मतलब ये लाइंस आ रही है तो हमें यही नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन ये तो था तब जब बी हमारा ज़ीरो था, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं थी। पर जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस थी तो इन दैट केस हर लाइंस जो है फर्दर कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिटेड थी, हर लाइंस फर्दर कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिटेड थी। तो उन्होंने कहा ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास लाइंस आ रही हैं, जैसे वन लाइन हमें ये एक लाइन हमें बाद में दो नज़र आ रही थी या एक ये लाइन हमें तीन नज़र आ रही थी, ये जो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल लाइंस हमें नज़र आ रही थी, उन्होंने कहा कि इसके मतलब ये है कि हर एटम का जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि एडिशनल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हर एटम का जो है एडिशनल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो हर एटम के पास जो है एडिशनल जो है एनर्जी लेवल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा या एडिशनल एनर्जी लेवल जो है डेवलप हो जाएगा। सो ये जो है उन्होंने क्या कहा था, ये ऑब्जर्वेशन जो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल लाइंस उन्होंने कहा कि इस वजह से हमें मिल रही हैं क्योंकि हर एटम का जो है एडिशनल जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो एक देखते हैं पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें क्या चाहिए, हमने जो है यहाँ पे कंसीडर करके चला एक लाइट रे हमने ली। ठीक है ना, तो आप मरकुरी आर कोई भी आप सोर्स कंसीडर कर सकते हो और उसे इन्होंने जो है क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जो है दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा रखे हैं, दो पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई कर रखी है, ए एंड ए डैश आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमने सोर्स को जो है दो पोल पीसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा और यहाँ पे जो है ये सोर्स कैसी है, परपेंडिकुलर है किसके, जो हमारे पास जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो हमने दे रखी है उसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे एक। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दिस मॉडिफाइड लाइट मे बी ऑब्जर्व बाय हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट एंड देन एनालाइज बाय निकोल प्रिज्म। तो इसको हमने क्या किया, जो मॉडिफाइड लाइट हमें जो मिलेगी, जो लाइट हम ऑब्जर्व करेंगे उसको हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में से देखेंगे और उसको फर्दर जो है निकोल प्रिज्म में से जो हम एनालाइज करेंगे। क्यों एनालाइज करेंगे, ताकि हम जान सकें कि जो हमारे पास जो लाइन हमें स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल रही है उसकी क्या पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन देखने के लिए जो है हम उसे निकोल प्रिज्म में से भी जो है पास करेंगे। तो हम लाइट को दो तरह से देखेंगे, एक बार तो हम लाइट को देखेंगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये फील्ड है, फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो परपेंडिकुलर अगर मुझे देखना है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर लगा रखा है। तो ये जो है क्या करेगा, जो परपेंडिकुलर अगर हमें लाइट को व्यू करना है तो
हम यहाँ से देखेंगे। अगर हमें देखना है कि पैरेलल टू दिस फील्ड, जहाँ पे हमने जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, यानी कि इस डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे, तो हम जो है स्पेक्ट्रोमीटर को यहाँ पे रखेंगे और ये हमें क्या देगा, व्यू पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें जो व्यू मिलेगा पैरेलल टू द फील्ड मिलेगा। और पैरेलल देखने के लिए यहाँ पे हमने जो एक होल ड्रिल कर रखा है, तो ये जो होल ड्रिल कर रखा है, यहाँ से जो लाइट आएगी वो उसको हम जो है डायरेक्टली जो है स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे। सो हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये सोर्स है हमारे पास। अगर हमें जो है फील्ड को वेरी देखना है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड देखना है स्पेक्ट्रोमीटर, तो यहाँ रखेंगे, पैरेलल देखना है तो यहाँ पे रखेंगे। और हमने यहाँ पे होल ड्रिल किया हुआ है मैग्नेट्स के अंदर, ताकि हम जो है आराम से पैरेलल जो है मैग्नेटिक फील्ड को हम देख सकते हैं। निकोल प्रिज्म यहाँ पे हमने नहीं शो किया हुआ, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी लाइट हमारे पास आएगी, जो भी स्पेक्ट्रम आएगा, तो उसको फर्दर हम जो है निकोल प्रिज्म में एनालाइज करेंगे, ताकि हम ये बता सकें कि जो स्पेक्ट्रल लाइन आई है उसकी क्या पोलराइजेशन है, ठीक है। So here G-main effect is further classified into two categories, normal G-main effect and anomalous G-main effect। तो दोनों पढ़ेंगे हम। तो normal G-main effect में देखते हैं, when the light is viewed parallel to magnetic field, a single line splits into two components, one component has higher frequency and other component has lower frequencies than original light। तो हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो जो हमारे पास लाइट आ रही थी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी थी, जिसको हम कहते हैं न्यू नॉट, ठीक है ना। दैट इज़ योर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी हमें क्या मिल रही थी, न्यू नॉट मिल रही थी, और एक लाइन हमें मिल रही थी। अब हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम लाइट को देख रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे देख रहे हैं, तो दो तरीके से आप देख सकते हो, या तो पैरेलल देखोगे, या क्या देखोगे, परपेंडिकुलर देखोगे। तो अभी हम जो है मैग्नेटिक फील्ड के जो है पैरेलल हम लाइट को देख रहे हैं। तो हमने देखा ये जो इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट गेट स्प्लिटेड इनटू टू लाइंस। तो दो कंपोनेंट्स में जो है ये लाइन जो है हमारी स्प्लिट हो गई, और एक की फ्रिक्वेंसी जो है ज़्यादा थी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के, और एक की फ्रिक्वेंसी क्या थी, लेस देन थी आपकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के। सो एक की आप न्यू प्लस में डी न्यू नॉट मान सकते हो ज़्यादा थी, और एक की न्यू माइनस न्यू डी नॉट जो है कम थी, ठीक है ना। तो एक की फ्रिक्वेंसी आप मान सकते हो, एक की फ्रिक्वेंसी हमारे पास आई ज़्यादा और एक की फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आई, कम आई। जब हमने कैसे देखा, लाइट को देखा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने निकोल प्रिज्म भी लगा रखा है। जो हमारे पास इनिशियल, जो हमारे पास इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आई थी, जिसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट थी, ये जो थी ये दैट इज़ अनपोलराइज लाइट। ये लाइट जो है पोलराइज नहीं थी। लेकिन जब हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखा, तो हमें दो लाइंस जो मिली थी, दो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें जो मिली, उनकी जो वो कैसी थी, वो थी आपकी पोलराइज थी। तो वो सर्कुलरली पोलराइज थी लाइट हमें नज़र आई। तो ये न्यू1 एंड न्यू2 जो है दोनों सर्कुलर पोलराइज्ड हैं, ठीक है ना। तो इसको, ये जो दो कंपोनेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कंपोनेंट। एक हमें जो है बीच में जो है एक मिडिल कंपोनेंट हमें मिलता है, पर जिसको हम कहते हैं पाई कंपोनेंट। यानी कि जो आप देख रहे हो ये न्यू नॉट, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन तो हमें नज़र आई ही नहीं। तो जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो मिसिंग थी। तो हमने जब व्यू किया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, हमें दो ही लाइंस नज़र आई हैं। एक तो हमें नज़र आई है दैट इज़ ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी एंड अदर वन इज़ ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी, और दोनों कैसी थी, सर्कुलरली पोलराइज लाइट थी, ठीक है। और ये दो कंपोनेंट जो हमें मिलते हैं दैट इज़ योर सिग्मा कंपोनेंट। आगे देखते हैं। तो अब हम कैसे देखेंगे, व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ है, तो हम जो है इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है न्यू नॉट, वो कितनी लाइंस में स्प्लिट हुआ है। सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ योर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, जो हमारे पास दैट इज़ इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ओरिजिनल जो स्पेक्ट्रल लाइन आनी थी वो आनी थी न्यू नॉट। बट अब हम कैसे देख रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, पर हम जो है लाइट को देख रहे हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा जो ये न्यू नॉट था, ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है तीन लाइन कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो गई। एक जो थी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी ओरिजिनल लाइन से, एक की फ्रिक्वेंसी कम थी ओरिजिनल लाइन से, और एक हमें जो है सेम फ्रिक्वेंसी की ही मिली जो कि आपकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी। और दो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज आ रही थी वो कहाँ पे थी, अदर साइड ऑफ इक्वल डिस्टेंस पे थी, दूसरे साइड पे। मतलब जो हमारी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी भी आ रही है उसके दूसरे मतलब ये कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड पे हमें जो है एक और फ्रिक्वेंसीज, दो और कंपोनेंट्स कह लो, वो हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, व्हेन द लाइट इज व्यूड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट ऑफ लाइन इज सीन, 2 कंपोनेंट, 1 ऑन अदर साइड ऑफ ओरिजिनल लाइन, यानी कि दूसरी साइड पे थे ओरिजिनल लाइन के,
और सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल लाइन, यानी कि इन दोनों का जो सेपरेशन था ओरिजिनल लाइन से वो की इक्वल डिस्टेंस पे था। और जो हमने देखा कि ये जो लाइन थी, ये जो तीनों लाइंस आई थी, ये तीनों जो है आपकी तीनों कंपोनेंट पोलराइज थे। उसमें से जो आप ये कह सकते हैं दो जो है कंपोनेंट्स जो थे वो हमारे सिग्मा पोलराइज थे, और जो हमें सेम फ्रीक्वेंसी का हमें मिल रहा था वो हमारा पाई पोलराइज था, यानी कि उसको हम कहते हैं पाई कंपोनेंट। तो जो यानी कि तीनों के तीनों हमारे कंपोनेंट पोलराइज थे, दो हमारे सिग्मा कह सकते हो सिग्मा कंपोनेंट्स थे और एक कंपोनेंट हमारा पाई कंपोनेंट था। तो और एक चीज़ आप और कह सकते हो कि जो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो कि अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो था आपका सिग्मा के कंपोनेंट में दैट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और पाई कंपोनेंट के केस में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर था यानी कि आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पाई कंपोनेंट में जो है जिस डायरेक्शन में लाइट जो वाइब्रेट करी थी उसी डायरेक्शन में जो है हमें क्या मिल रहा था, पाई कंपोनेंट मिल रहा है, यानी कि उसी डायरेक्शन में क्या थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी। तो सिग्मा दोनों सिग्मा कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू पाई कंपोनेंट, तो ये भी आप कह सकते हो। उसके बाद है हमारे पास एनॉर्मस जीमेल इफेक्ट। तो एनॉर्मस जीमेल इफेक्ट कब मिलता है हमें, इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक सम अदर इफेक्ट में आल्सो टेक पार्ट एंड द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन टेक प्लेस इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सच टाइप इज एनॉर्मस जीमेल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर हमने जो फील्ड अप्लाई की है वो बहुत ही वीक है, बहुत वीक होने की वजह से हमें कुछ और इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, और जो एक सिंगल लाइन है वो बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लाइन जो है वो 2 और 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रही है, पर यहाँ पे मैनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है आपकी स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती हुई नज़र आती है। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, एनॉर्मस जीमेन इफेक्ट कहलाता है। तो ये जो आपका नॉर्मल जीमेन इफेक्ट है इसको आप क्लासिकल थ्योरी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एनॉर्मस जीमेन इफेक्ट को हम क्लासिकल थ्योरी लगा के हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम जो है दोनों इफेक्ट हम स्टडी करेंगे, पर आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल थ्योरी हम पढ़ेंगे, यानी कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमेन इफेक्ट ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमेन इफेक्ट। सो क्लासिकल थ्योरी ने जो है नॉर्मल जीमेन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया देखते हैं। तो उन्होंने कंसीडर करके चला कि इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और वो जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस है r। सो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो उसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज़ एक्टिंग टेंजेंशियली, ताकि जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E हैविंग मास m टू रोटेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी ताकि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर सके दैट इज़ गिवन बाय f, और f इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या है, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। r जो है आपको पता है सर्कुलर ऑर्बिट जो हमने मान के चला है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने जो है इसके ऊपर जो है नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की। जब हमने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस्ड है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो एडिशनल फोर्स भी वो एक्सपीरियंस करेगा। तो एडिशनल फोर्स दैट इज़ गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू बी ई वी। तो यहाँ पे जो एडिशनल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो उस पे ऊपर लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर दैट इज इक्वल्स टू बी ई वी। सो इसे कह लो इक्वेशन नंबर 1, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है ना, फोर्स क्या बी वी जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, अब ये डिपेंड करेगा कि ये इनवर्ड लगेगी या आउटवर्ड लगेगी। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि आपने जो है आपने थंब रूल भी किया हुआ है, ठीक है ना, कि अगर हमें जो है मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे पास जो फोर्स लगेगी दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ये डिपेंड करेगा ना, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारी जो फोर्स लगेगी दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डिपेंड करेगी कि जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो एडिशनल फोर्स हमारे पास आई है तो उसकी वजह से मान लो कि अब जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एडिशनल फोर्स लगी तो उसकी वजह से जो है उसका एंगुलर मोमेंटम मान लो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी में स्मॉल चेंज आया मान लो डी ओमेगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ जो है
जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, और एडिशनल फोर्स कौन सी लगी है आपके पास, दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज़ BEV इज इक्वल्स टू MR। और जो यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स में जो है जो थोड़ा सा चेंज आया है, दैट इज गिवन बाय MR ओमेगा प्लस में D ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज शुड बी इक्वल्स टू MR ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस BEV के। तो यहाँ से हम जब ये रखेंगे तो MR ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगा प्लस माइनस BEV। तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, MR ओमेगा स्क्वायर MR D ओमेगा का होल स्क्वायर 2MR ओमेगा इंटू D ओमेगा। तो यहाँ से प्लस माइनस BEV ये कैंसिल हो जाएगा, MR D ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2MR ओमेगा D ओमेगा। अब हमें यहाँ पे पता है, हम मान के चलते हैं कि जो D ओमेगा है बहुत ही स्मॉल है, यानी कि जो वेलोसिटी के अंदर, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है वो बहुत ही कम है। तो बहुत कम है तो हम D ओमेगा की पावर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हायर पावर को। तो हमने यहाँ पे जो है D ओमेगा के होल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास आया प्लस माइनस BEV इज इक्वल टू 2MR ओमेगा इंटू D ओमेगा। तो D ओमेगा हमने क्या लिख लिया, देखो हमें पता है जो V होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू R ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो V हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू R ओमेगा, ठीक है ना। V हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू R ओमेगा, ये कैंसिल हो गया। सो D ओमेगा हमारे पास क्या आ गया, BE बाय में 2M, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 कह लो। अब जो ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, और न्यू यानी कि जो हमारे पास चेंज अगर DW में आ रहा है तो न्यू में भी चेंज आएगा, सो D न्यू दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस EB बाय में 2M। इसका यूज़ किया हमने, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अगर स्मॉल चेंज, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर चेंज किस में आएगा आपका, D न्यू में चेंज आएगा, ठीक है। सो 2 पाई D न्यू, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गलत कर दिया, 2 पाई इंटू D न्यू, चेंज किस में आएगा, D न्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। सो यहाँ पे D न्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा प्लस माइनस EB बाय में 4 पाई M, ठीक है। तो इसे कह लो इक्वेशन नंबर 5। अब न्यू इज C बाय में लैम्डा, तो न्यू इज C बाय में लैम्डा, तो D न्यू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव C तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो 1 बाय में लैम्डा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 आगे, यानी कि लैम्डा की पावर 1 कम, ठीक है ना, -1 आगे और लैम्डा की पावर 1 कम, तो क्या आ जाएगा माइनस C बाय में लैम्डा स्क्वायर इंटू D लैम्डा, ठीक है। तो D लैम्डा, तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर आप कह लो 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 का यूज़ करके हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस C बाय में लैम्डा स्क्वायर, तो D न्यू की वैल्यू आप क्या पुटोगे, माइनस में C बाय में लैम्डा स्क्वायर D लैम्डा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस EB बाय में 4 पाई M। तो D लैम्डा जो हमारे पास क्या निकल के आ गया, प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय में C EB बाय में 4 पाई M। तो ये जो हमारे पास निकल के आया है, इसको हम कहते हैं, ये जो चेंज वेवलेंथ में जो चेंज आया है उसको हम क्या कहते हैं, जीमन शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है ना। कि हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें जो है ये जो D लैम्डा है दैट इज चेंज इन वेवलेंथ, इसको हम क्या कहेंगे, जीमन शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नाउ वी विल सी हाउ क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन द 2 or 3 लाइन्स अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने जो है क्या एक्सप्लेनेशन दी कि जो हमें 2 या 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दी थी क्लासिकल थ्योरी ने। सो क्लासिकल थ्योरी ने यहाँ पे मान के चला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अगर वाइब्रेट कर रहा है तो अपने में से जो है लाइट एमिट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है उसका जो जिस लीनियर वेलोसिटी से, यानी कि लीनियर मोशन जो वो कर रहा है ना, उस लीनियर मोशन को उन्होंने जो है फर्दर 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ लीनियर, जो उसका लीनियर मोशन है उसको इन्होंने जो है 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। वन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो लीनियर मोशन है इसी इलेक्ट्रॉन का एक उन्होंने कंसीडर करके चला है कि ये जो डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने कहा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें जो मिल रहा है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें मिल रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है, अपोजिट सर्कुलर मोशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के लीनियर मोशन को उन्होंने जो है 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, और एक कंपोनेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि जिसका आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का मोशन जहाँ पे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो जो है अपोजिट जो है आप कह सकते हो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। सो अपोजिट सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो, ठीक है। सो अब जो लाइट, इफ द लाइट ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू फील्ड, लीनियर मोशन पैरेलल टू फील्ड विल सेंड अनडिस्टर्ब्ड प्लेन पोलराइज लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो लाइट जिसका आप कह सकते हो जो हम जो है परपेंडिकुलर फील्ड के ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें जो है
उसका लीनियर मोशन जो कि फील्ड के पैरेलल था, तो उसने क्या किया, उसने जो है उसने जो है अनडिस्टर्ब पेन पोलराइज लाइट दी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थी, और जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और जो अपोजिट सर्कुलर मोशन भी हमें मिले थे, दो सर्कुलर मोशन जो हमें मिले थे, जो कि क्या थे, परपेंडिकुलर टू फील्ड थे, उन्होंने जो है दो प्लेन पोलराइज लाइट दी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू प्लस में डी न्यू एंड न्यू माइनस डी न्यू। तो तीनों जो तीन लाइन्स हमें नजर आई और तीनों कैसी थी, प्लेन पोलराइज थी। ओरिजिन के लिए अगर मैं डी न्यू लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा, माइनस ई बी बाय में 4πm। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लाइट परपेंडिकुलर हमने ऑब्जर्व कर रहे थे फील्ड के, तो जिसका मोशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन पैरेलल था, जो आपकी फील्ड के पैरेलल था, उसने तो एक अनडिस्टर्ब प्लेन पोलराइज ली, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें न्यू मिली। और जो हमें जो दो सर्कुलर मोशंस जो मिल रहे थे फील्ड के परपेंडिकुलर, उन्होंने जो है दो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो भेजी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू प्लस में डी न्यू एंड न्यू माइनस डी न्यू। तो तीनों लाइंस जो हमें मिली वो प्लेन पोलराइज थी। तो इस करके जो है हमें जो है फील्ड के पैरेलल हमें तीन लाइंस नज़र आती हैं। तो अब हमने लाइट को ऑब्जर्व किया पैरेलल टू फील्ड, तो जो दो प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिली थी, ठीक है, तो उन्होंने तो जो है दो फ्रीक्वेंसी सेंड करी, न्यू प्लस में डी न्यू एंड न्यू माइनस डी न्यू। लेकिन अगर हम वाइब्रेशन पैरेलल टू फील्ड की बात करूँ, तो कोई भी वाइब्रेशन जो है पैरेलल, अगर मैं वाइब्रेशन पैरेलल टू फील्ड की बात करूँ, तो उसने जो है कोई भी एनर्जी सेंड नहीं करी थी पैरेलल डायरेक्शन में। इस करके जो है हमें सेंटर लाइन हमें नहीं नज़र आती है। तो हमें जो है दो लाइंस नज़र आती हैं जब हम फील्ड को, लाइट को देखते हैं पैरेलल, क्योंकि जो वाइब्रेशन पैरेलल यानी कि जो मोशन पैरेलल था फील्ड का, वो कोई भी एनर्जी सेंड नहीं करता इस डायरेक्शन में। इस करके जो हमें सेंटर लाइन जो हमें मिसिंग नज़र आती है।